Hello class 12 students, welcome back to my channel Mastering Education today। अगर आप लोगों का कल होम साइंस का एग्जाम है और आप लोग लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैंने भी जब अपनी क्लास 12th में मेरे पास होम साइंस था आई स्कोर्ड 98 ऑन 100 बिकॉज मैंने लास्ट डे पे ना सिर्फ चीज़ें रिवाइज करी थी, नॉट कि हम नई नई चीज़ें सीखे या नई नई चीज़ें पढ़े। कोई चैप्टर रह गया है तो लेट इट बी, सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वीडियो में मैं आप लोगों को ना हर यूनिट से कोई कोई ऐसे क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बेस्ड है पास्ट 10 ईयर पेपर्स पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके क्वेश्चंस निकाले हैं, और ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको करके ही जाने हैं बिकॉज ये यूनिट पे ही बेस्ड है। तो अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे तो आपके पास एटलीस्ट हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक कंक्लूजन पार्ट होगा। और जैसे कि आपको पता है होम साइंस एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, सो यू हैव टू बी रियली गुड एट योर राइटिंग स्किल्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर्स दे रखे हैं। आप लोग एक एक करके हमें क्वेश्चन समझाऊंगी, आप उसको समझो, कीवर्ड्स वगैरह याद रखो, और बहुत ही मैं इजी एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगी ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। ऑल्सो जितना ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल्स लिख कर आओगे पेपर में उतना बेटर होता है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट्स बनाकर आओगे, फ्लो चार्ट्स बनाकर आओगे, उतना ही बेटर है। सो अगर आप लोग लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जो मैंडेटरी है करके जाने तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। देखो इस क्वेश्चन में जो ये तीन टर्म्स है ना, ये तीनों टर्म्स काफी ज्यादा सिमिलर है। वर्क का मतलब होता है काम, लाइवलीहुड का मतलब भी काम ही होता है जिससे हमें पैसा मिल रहा है, और करियर का मतलब भी जब आप प्रोफेशनली कोई करियर प्रैक्टिस करते हो वो भी काम ही होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो ये होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे तुम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें सारी डेफिनेशंस दे रखी है, तुम ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, लेकिन ना मैं तुम्हें बहुत ही इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो तुम्हारे लगा लो मॉम या डैड कोई भी ऑफिस में काम करने जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या होता है इसी एग्जाम्पल को लेकर कि आपके इधर योर फादर और योर मदर गोज टू ऑफिस एवरी डे। तो लेट्स से कि अगर वो लोग ऑफिस में जाकर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं नई चीज, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम लोग काम कहते हैं। ओके, अब सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड वर्क नहीं होता। वर्क का मतलब कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसमें कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो आई एम अ टीचर टीचिंग, तो वो टीचिंग क्या होगी, सर्विस हो गई, तो दैट इज वर्क। ऐसे ही डॉक्टर अगर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट, वो क्या होगा, सर्विस, तो वो होगा वर्क। ओके, ऐसे ही फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो कर रहा है तो वो भी ग्रोइंग वाला क्या आ गया, सर्विस। तो ये क्या हो गए, तीन चीजें क्या है, वर्क में आती है। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ यहाँ पे तुम्हें एक पूरी ही मैंने डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन एज इट इज तुम्हें लिख के आनी है, साथ में तुम्हें एग्जाम्पल्स देने हैं जैसे मैंने समझाया। अब अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वर्क का मतलब होता है एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी डन टू अर्न समथिंग। जिस चीज से हमें पैसा मिल रहा है, हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, बी इट आप फिजिकली मेहनत कर रहे हो या फिर आप मेंटली, तो उसे हम वर्क कहते हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक बच्चा बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अब मेंटल एक्टिविटी तो वो भी कर रहा है लेकिन उसे उससे पैसा नहीं मिल रहा, तो वो वर्क नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइवलीहुड की। अब लाइवलीहुड का मतलब देखो, लाइवलीहुड मीन्स हाउ अ पर्सन अर्न्स मनी टू लिव देयर लाइफ। ठीक है, यानी कि पहला तो वर्क आ गया, वर्क में हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि हम उस पैसे पे डिपेंडेंट हैं, हम हो सकता है वो भी चीज कर रहे हो जो हमें पसंद है और उससे हमें पैसा मिल रहा है। लेकिन लाइवलीहुड का मतलब होता है एक इंसान पैसा कमा रहा है क्योंकि उसे बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की जो है वो पूरी करनी है। बेसिक नेसेसिटीज आ जाती है घर, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब हमने पढ़ा है। तो अगर आपको कोई बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा आ रहा है तो उसे हम लाइवलीहुड कहेंगे। ओके, आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब चीजों को खरीदने के लिए मनी चाहिए, एंड द वे वी अर्न दैट मनी इज कॉल्ड लाइवलीहुड। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइवलीहुड के, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, फार्मिंग हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। सो अगर आप लोग को एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो लाइवलीहुड का मतलब होता है द वे अ पर्सन अर्न्स इनकम टू मीट बेसिक नीड्स। ठीक है, ये आपकी बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। आपको ये बेसिक नीड्स
पूरी करने के लिए अगर कुछ भी काम करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, तो इसे हम लोग लाइवलीहुड कहेंगे। ओके, सिंपल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करियर पर। करियर क्या होता है? देखो, करियर का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म जर्नी किसी के प्रोफेशन में। ठीक है, जैसे कि अगर एक बंदा है, आप में से बहुत लोग होंगे जो डॉक्टर, आप में से नहीं होंगे बिकॉज आप लोग का ह्यूमैनिटीज है, लेकिन आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिन्होंने मेडिसिन ले रखा है। ठीक है, तो उसमें एक उनका करियर बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी रहती है। पहले आप 11th 12th में पढ़ते हो, फिर आपको एमबीबीएस करना होता है, नीट क्लियर करना है, पीजी करना है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है। ठीक है, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, तो ये पूरी जर्नी जो आपकी स्टार्ट से एंड तक होती है, इसे हम करियर कहते हैं। ओके, तो करियर में ना मैं आपको एक चीज कहूंगी, करियर में सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पैसा भी मिल रहा हो। ओके, तो ये एक बात याद रखना कि करियर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आपकी ग्रोथ कि आपको पहले, जैसे एक डॉक्टर बन रहा है इंसान, तो पहले उसे इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता, बट एट द एंड ऑफ द जर्नी उसे सर्जरी तक करनी आ जाती है, एक ऑर्गन तक रिप्लेस करना आ जाता है, तो दैट इज करियर। ओके, अब अगर मैं तुम्हें एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना तीनों का डिफरेंस, तो तुम कीवर्ड्स याद रखना। वर्क का मतलब है कोई भी एक्टिविटी करना, मेंटली फिजिकली। लाइवलीहुड का मतलब है पैसे कमाना। ओके, और करियर होती है हमारी लॉन्ग टर्म जर्नी। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आराम से कोई भी आंसर तुम लिखाओगे इस यूनिट में से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हाई स्कोरिंग यूनिट है, बिकॉज इसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो बैलेंस डाइट पे बहुत बार आता है। आई वुड सजेस्ट कि आप बैलेंस डाइट का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग डायग्राम वगैरह बनाकर आओ। आप ऐसे, जैसे यहाँ पे कॉम्पोजिशन बता रखा है, आप ऐसे करके बना सकते हो, या फिर आप एक फ्लो चार्ट, एक ट्राइंगल वाला फ्लो चार्ट होता है, वो भी बना सकते हो। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। देखो, बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट। यानी कि वो ऐसी डाइट होगी जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, फाइबर, सब कुछ एक इक्वल क्वांटिटी में होगा और सब कुछ एडिकेटली होगा। यानी कि आपको जो चाहिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो चाहिए, वो सब कुछ उसमें प्रेजेंट है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती हैं बैलेंस डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये प्लीज ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए आंसर लिखते वक्त, वरना एग्जामिनर को यही चीज दिखेगी और इसी पे मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, जब भी हमारी डाइट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है ना, तो उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। वेरी सिंपल, कोई इसमें बहुत साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आता ही आता है बैलेंस डाइट वाला, तो प्लीज इसे अच्छे से करके जाना। ओके, अब तुम लोग ना इसमें एक चीज ऐसे भी एग्जाम्पल की तरह तुम लिख सकते हो कि एक प्लेट है, उसमें राइस, रोटी, दाल, वेजिटेबल, सैलेड, मिल्क या कर्ड और फ्रूट्स, ये सब प्रेजेंट है, तो इसे हम एक परफेक्ट बैलेंस डाइट कहेंगे। ओके, अब तुम्हें इसमें बैलेंस डाइट में पता होना चाहिए कि कार्ब्स में क्या आता है, प्रोटीन्स में क्या आता है, फैट में क्या आता है, विटामिन में क्या आता है, और किस चीजों में ये तुम्हारी बॉडी में हेल्प करते हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे दे रखा है। ऑल्सो तुम्हें एक और बात पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। वेरी इजी, हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं? सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए और डिसीज प्रिवेंशन के लिए। अगर एक इंसान बैलेंस फूड नहीं खाएगा तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। तो एग्जाम में ये लाइन जरूर लिख कर आना कि बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ। वेरी इजी, ये गुड हेल्थ, ग्रोथ, ये सब कीवर्ड्स है बैलेंस डाइट के, तो ये याद रखने बहुत जरूरी है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी यूनिट का, दैट इज एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो, वेरी सिंपल, माल न्यूट्रिशन इज लाइक बैलेंस डाइट का उल्टा। बैलेंस डाइट में हमें सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहा था, हमारी ग्रोथ और हमारी एनर्जी के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए। माल न्यूट्रिशन में उल्टा होता है, यहाँ पे हमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझ रहा हो तो मैल न्यूट्रिशन मीन्स द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशियस फूड। यानी कि जो फूड रिक्वायर्ड होता है एक इंसान को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, वो उसे नहीं मिल रहा है। ओके,
और इसके ना दो मेजर कॉजेज हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक तो जब इंसान इनफ फूड नहीं खा रहा, ओके, और दूसरा जब उसकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही न्यूट्रिएंट्स, ओके। ये है दो मेन कॉजेज आपके, इसके दो सिचुएशंस में ये चीज होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखना हो ना, तो तुम्हें एग्जाम्पल क्या लिखना है कि इमेजिन एक बच्चा है और वो सिर्फ चिप्स, मैगी, जंक फूड ये खा रहा है, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, रोटी ये सब नहीं खा रहा। लेकिन तुम तो कहोगे बच्चा खाना तो खा रहा है ना, नहीं, बच्चा खाना खा रहा है लेकिन उसे क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे। वो कार्ब्स कार्ब्स खाई जा रहा है, फाइबर खाई जा रहा है, लेकिन उसे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे। तो इस बच्चे को क्या हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन, ओके। वेरी इजी। बाकी इसके जो हमने दो सिचुएशंस बताई, किसमें होता है कि एक तो बच्चा खाना नहीं खा रहा और एक बच्चे की बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। अब इसके दो मेजर कॉजेज हैं। एक मेजर कॉज है पॉवर्टी। जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है अच्छा खाना खरीदने का, अच्छा खाना बनाने का, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें पता है मिल्क, एग्स और नट्स वगैरह ये सब बहुत महंगे होते हैं। तो अगर एक इंसान के पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, ओके। दूसरा मैं आपको बता दूं कॉज आता है लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। यानी कि इंसान को नॉलेज नहीं है कि उसे खाना कैसा खाना है, उसे एक बैलेंस डाइट क्यों लेनी है, ठीक है। समटाइम्स लोगों के पास खाना होता है लेकिन लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, ओके। समझ लो कोई ऐसा इंसान है जो रोज रोटी नहीं खा रहा, सिर्फ राइस और पोटैटो खा रहा है। तो अब वो खाना तो खा रहा है लेकिन उसकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए अगर कोई डेली सिर्फ चावल और आलू ही खा रहा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ओके। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता ही है कि इससे इलनेस होती है, इन्फेक्शन होती है, तुम्हारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो चाइल्ड सफर कर सकता है बीमारियों से, जैसे डायरिया, फीवर, इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अच्छा खाना ना खाने के, ओके। इसके और भी हैं कॉजेज, जैसे कि पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ वाटर। अगर आप लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे पानी गंदा आता है, एनवायरनमेंट गंदा रहता है, तो भी इंसान को इन्फेक्शंस होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन खराब होता है, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या आता है, मैल न्यूट्रिशन, ओके। सारे मैंने कॉजेज यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करके आना अगर पेपर में आए, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। दो चीजें पूछ रहे हैं, एक तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है और ये जरूरी क्यों होता है। देखो सबको पता है फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, खाने को ज्यादा टाइम तक के लिए सेफ रखना, ओके। यानी कि फूड जो भी हमारे घर में है हम उसको ज्यादा टाइम तक सेफ रखें और फ्रेश रखें, ताकि वो बाद में भी खाने के लायक बचा हो, ओके। वेरी सिंपल। और इसमें ना एग्जाम्पल जरूर देना, जैसे कि हमें सबको पता है घर में अगर आप दूध को बाहर रख दोगे किचन में तो थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ओके। वेरी इजी। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। एक और मैं आपको बात बता दूं, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि फूड खराब क्यों होता है। देखो फूड स्पॉइल क्यों होता है, फूड खराब होता है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट वगैरह। ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फूड को डीकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा खाना खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए ही फूड प्रिजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्लो करना या फिर स्टॉप करना, ओके। अब फूड प्रिजर्वेशन की काफी सारी मेथड्स होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, आप फ्रीजर में अपना खाना वाना रखते हो, इससे ठीक रहता है। ड्राइंग, यानी कि कुछ ऐसे खाने होते हैं जैसे कि नट्स वगैरह को आप पानी में भिगो के नहीं रखते या फिर पानी में डाल के नहीं रखते, गीला नहीं छोड़ते उन्हें, ओके। बाकी एक होता है कैनिंग, आप कैंस वगैरह में स्टोर करके रखते हो फूड। एक होता है पिकलिंग। मैं आपको बता दूं पिकलिंग का मतलब होता है कि आप फूड को ऑयल, सॉल्ट या विनेगर में प्रिजर्व करके रखते हो, ओके। अगर अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फूड प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो फूड प्रिजर्वेशन ना हो तो बहुत सारा फूड जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, खाने का वेस्टेज होगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग फ्रूट्स वगैरह से जेली, जैम ये सब बना के रखते हो, तो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करना जरूरी होता है, बिकॉज ये एक ही टाइम में यूज नहीं हो सकता। इसलिए फूड प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके। फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, सीजनल फूड जो है हमें ईयर राउंड इसलिए मिलता है, ओके। वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
unit, that is Unit 3, Human Development and Family Studies. Very important unit and very easy unit. आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. देखो, पहले समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है. बच्चों में होने वाली ग्रोथ और चेंजेस को हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं. यानी कि आप ऑब्वियसली आप जैसे बर्थ पे दिखते थे और अब आप अडल्टहुड में जाने वाले हो, तो ये आपका बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक का जो सफर है ना, इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं. ओके. इसमें काफी तरह के डिफरेंट डेवलपमेंट्स होते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. ठीक है. पहले आपको पता होना चाहिए इसके प्रिंसिपल समझाने. इसके प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस. ओके. यानी कि डेवलपमेंट आपका हर टाइम चलता रहता है, एकदम से नहीं होता. स्लो से लेकर आपका एक फर्स्ट एज से लेकर लास्ट तक चलता रहता है, स्लोली स्लोली टाइम के साथ, ग्रेजुअल. ओके. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये एक. दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न. यानी कि डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है. प्रिडिक्टेबल पैटर्न का मतलब है ऑलमोस्ट सब सारे जितने भी बच्चे हैं सेम ऑर्डर में स्किल लर्न करते हैं. पहले क्रॉल करना सीखते हैं, फिर वॉक करना सीखते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देगा, नहीं ना. तो एक पैटर्न होता है जो फॉलो होता है. ओके. उसके बाद आता है कि डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में जाता है. यानी कि बच्चे पहले बड़े और सिंपल मूव्स को सीखते हैं. यानी कि जैसे कि आपको पता है कि बच्चे पहले जो हैं क्रॉल करना सीखते हैं, या फिर बच्चे पहले वन लेटर वर्ड बोलते हैं, पा माँ ऐसे, और उसके बाद वो स्मॉलर डिटेल्स में जाते हैं. यानी कि पापा मम्मी या मुझे खाना दो, ऐसे करके स्पेसिफिक. ओके. इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है. आपको प्रिंसिपल्स याद करने सिर्फ इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं. ओके. प्रिंसिपल 4 जो है डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड. यानी कि जितनी भी सारा तरह की डेवलपमेंट है, फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव, ये सारी इंटर रिलेटेड है. यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के डिफरेंट एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. बीट फिजिकल इमोशनल मेंटल, ये सारे सेपरेट नहीं होते, इंटर रिलेटेड होते हैं. कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं? अगर एक चाइल्ड फिजिकली वीक है और फ्रीक्वेंटली सिक रहता है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगी ना, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसकी लर्निंग स्लो हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. तो उसकी इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पा रही. ओके. वेरी इजी. नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल आ जाता है, ईच चाइल्ड डेवलप्स एट देयर ओन पेस. ये आपका याद रखना है कि हर बच्चा अपनी स्पीड से डेवलप करता है. कोई बच्चा 10 महीने में ही वॉक करना शुरू कर देगा और कोई बच्चा 14 महीने का वॉक करना स्टार्ट करेगा. ओके. वेरी इजी. इसमें भी कोई ज्यादा आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है. जितनी भी मैंने चीजें अंडरलाइन करी हैं सिर्फ वो याद रखना. डेवलपमेंट के 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बेसिकली पूछ रहा है कि इसको हम ECCE क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है. सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसका मतलब होता है कि बर्थ से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिया गया केयर और एजुकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये याद रखना, बर्थ से लेकर 6 साल तक. ठीक है. ये स्टेज ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है. क्यों माना जाता है? इस स्टेज में बच्चा फास्ट ग्रो करता है और इसका ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज होता है. जो चीजें आप इस एज में समझाओगे, इस एज में सिखाओगे, वो बच्चे के साथ एंड तक रहेगी. ओके. यहाँ पे जो है एक तो रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की ये चीज है. ठीक है. अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप करता है. चाइल्ड इस एज में चीजों को ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है, और नए जितने भी स्किल्स होते हैं वो इसी टाइम पे बनते हैं. ओके. फिजिकल डेवलपमेंट भी इसी एज में होता है. यानी कि जैसे इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फिजिकल एक्टिविटी सीखना, ये सब भी इसी एज में होता है. ओके. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वगैरह भी आपका इसी एज में होता है. यानी कि टॉकिंग, लिसनिंग, इंटरैक्टिंग, ये सब आपका इसी एज से स्टार्ट हो जाता है. इसलिए जो है टीचर या पेरेंट्स बच्चों से स्टोरीज वगैरह शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं. ओके. आप लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो इसी एज में होता है. थिंकिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इसी एज में डेवलप होती है मेनली. इसलिए छोटे बच्चों को जैसे पजल्स, ड्राइंग, गेम्स, ये सब दिखाया जाता है. ओके. डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स भी आपका इसी एज में होता है. यानी कि बच्चों को शेयरिंग, कोऑपरेशन, एक टीम डेवलपमेंट जो है वो इसी एज से सिखाया जाता है. ओके.
वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यूनिट पे मूव करते हैं, दैट इज आपका फैब्रिक एंड अपैरल। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट है, बिकॉज इतना हम लोग इससे अवेयर नहीं होते। कपड़े खरीदने में हम लोग सारे आगे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या ये सब हो क्या रहा है। ये जब हम पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं चीजें कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम होम साइंस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 5 साल बाद पता लगेगा क्यों। ओके, तो चलो पहला इसमें क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फैब्रिक। पहले तो समझते हैं फैब्रिक क्या होता है। देखो, फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ या फिर कपड़ा। ओके, फैब्रिक जो है फाइबर्स वगैरह से बनता है, जो कि आपका वीविंग, निटिंग, इन सब से होता है। ओके, डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं फैब्रिक के, आपको पता होने चाहिए। फैब्रिक अलग अलग तरह का होता है, फाइबर से बनता है। फाइबर्स में आ जाते हैं कॉटन, वूल, सिल्क, पोलिएस्टर, ये सब। ओके, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है गुड फैब्रिक का कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस। फैब्रिक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होने से ही उसको एक अच्छा फैब्रिक मान जाता है। अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हो तो आप देखोगे ना कि यार ये कपड़े कितने टाइम तक चल जाएंगे, कहीं ये वॉश करने पे खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये वॉश करने पे श्रिंक तो नहीं हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ओके, ताकि कोई ऐसा कपड़ा लेना जो 2-3 वॉश के बाद खराब ना हो। ओके, दूसरा आ जाता है हमारा कंफर्ट, बहुत बड़ा फैक्टर। हम कोई भी कपड़े लेते हैं तो हम देखते हैं यार कितना सॉफ्ट है, कहीं से चुभ तो नहीं रहा, कहीं स्किन पे हमें रैश तो नहीं कर रहा। तो इसे कहते हैं कंफर्ट। ये होता है दूसरा क्वालिटी। देन आती है नेक्स्ट अब्जॉर्बेंसी, यानी कि फैब्रिक की एबिलिटी कितनी अच्छी है मॉइस्चर या स्वेट अब्जॉर्ब करने की। अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हो और उस पर आप बार बार स्वेट हो रहे हो और वो पूरा छप गया वहां पे, वहां से उसका कलर फेड हो गया, तो कितना गंदा लगेगा। तो ये चीजें चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस, दिखने में कैसा है। ओके, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो ये होता है अपीयरेंस। नेक्स्ट आ जाता है ईज ऑफ मेंटेनेंस। अगर तुम कोई ऐसा कपड़ा ले रहे हो तो तुम देखोगे ना, इसको मैं घर पे भी धो सकते हैं या घर पे भी प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कपड़ा ले लिया जिसको बार बार तुम्हें ड्राई क्लीनर को देना पड़ रहा है, तो वो तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस भी तो हो रहा है उसके साथ। तो ये चीजें भी बहुत देखी जाती है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ ये जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं याद रखना, यही पूछी जाती है पेपर में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, हम कपड़े क्या सोच के खरीदते हैं। एक तो क्लाइमेट और वेदर आ गया, ठीक है, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े। एज और जेंडर बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम अपनी एज के हिसाब से कपड़े लेते हो। अगर कोई बुढ़ा इंसान क्रॉप टॉप पहन के आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये क्या पहना हुआ है ना। तो वो एज और जेंडर का फैक्टर आ जाता है। फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। अब हर इंसान गुची, प्राडा जैसी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपनी जेब मार के बहुत महंगे कपड़े लिए। ओके, दूसरा आ जाता है फैशन एंड कल्चरल ट्रेंड्स, कल्चरल ट्रेडिशन। शादी में अगर तुम नाइट सूट पहन के चले जाओगे तो लोग तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, तो वो चीज आ गई। ओके, ऑक्यूपेशन एंड डेली एक्टिविटीज। ऑब्वियसली अगर एक इंसान टीचर है तो वो उसी स्टाइल के कपड़े पहनेगा, या एक डॉक्टर है तो डॉक्टर कोट पहनेगा। ये नहीं कि डॉक्टर वहां पे जाके स्कर्ट में डॉक्टर बनी जाए। ओके, तो प्रॉपर क्लोथिंग के यही फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें मेंटेन करने होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन है तो प्लीज करके आना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 5, वेरी लास्ट यूनिट एंड वेरी इजी यूनिट, रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे तुम्हें समझ आना चाहिए कि रिसोर्स मैनेजमेंट पहले तो होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी यही पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताओ एंड इंपॉर्टेंस बताओ रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके और एफिशिएंटली यूज करना, ताकि तुम्हारे गोल्स अचीव हो सके। ओके, यानी कि तुम्हारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, मनी, टाइम, एनर्जी। अगर इन सबको तुम प्रॉपरली प्लान नहीं करके यूज करोगे तो तुम अपनी चीजें फुलफिल नहीं कर पाओगे। अब तुम सोचो, बाई चांस तुमने पैसे सेव नहीं करे ट्रिप पे जाने के लिए, और अब तुम लास्ट पे जाकर मम्मी पापा को कह रहे हो कि मेरे को पैसे दे दो क्योंकि मेरे को ट्रिप पे जाना है। तो नहीं, तुम्हें अपने पैसे सेव करने चाहिए थे, क्योंकि तुम्हें रिसोर्स मैनेज करना नहीं आता, इसलिए तुमने पैसे सेव नहीं करे और फालतू की चीजों में उड़ा दिए। ठीक है, तो पैसों को सेव करना, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, प्लान करना उनको, इसी को हम रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है। टाइम आता है, मनी, एनर्जी, नॉलेज और स्किल्स। ओके, ये सब बहुत ही लिमिटेड होते हैं, इसलिए इनको केयरफुली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम देखेंगे इसका यूज, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये हेल्प करता है हमें अचीव करने में हमारे गोल्स। ओके,
दूसरा, ये हमें हेल्प करता है हमारी एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर तुम्हें पता है कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, लास्ट तक रहेगी, तो तुम्हें कम स्ट्रेस रहेगा। ओके, वेस्टेज अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। दिस इज द लास्ट यूनिट, सॉरी मैं गलती से गलत बोल दिया था। दिस इज द लास्ट यूनिट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि कैसे बात करते हैं। सिंपल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट। एक इंसान को अगर कम्युनिकेशन नहीं करना आता और वो पहले भी माँ पा ही बोलता रहा और फिर बड़ों के भी यही बोल रहा था, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो कम्युनिकेशन हमारे डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, हम इसको बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज या मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करना। अभी मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट, ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या हमें समझ आ गया, तो वो हो गया टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। ओके, कम्युनिकेशन काफी सारे वेज से हो सकता है, टॉकिंग, राइटिंग, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, जब लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें क्या हेल्प करता है हमें स्प्रेड करने में, नॉलेज और अवेयरनेस, लोगों को चीजें बताने में, नए नए आइडियाज बताने में। ओके, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइड होती है। आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है, आपको लोगों के साथ रहने में, सोशली एंगेज करने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हें इसमें लिखने की और कुछ भी जरूरत नहीं है, जो आंसर मैंने यहाँ दे रखा है सिंपल इससे कीवर्ड्स याद कर जाना, तुम इजीली कर लोगे। ओके, देखो अब तुम्हारे ना जितने भी सारे यूनिट्स का एक रिवीजन भी हो गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। तुम बस ये कर जाओगे ना, तो तुम पेपर में एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम टुमारो। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। तो तुम लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट करना है पीडीएफ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज कोई भी अगर स्टूडेंट अवेलेबल हो और कल मुझे पेपर भेज सके, तो प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन करके एक पेपर भेज देना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।